यानी कि जितने भी लोग चुन करके जाते हैं वो यानी कि क्राइम तो करके ही जाते हैं और आज ऐसे ही आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। आप गूगल पर अगर सर्च भी करेंगे तो ऐसा कोई एमपी एमएलए मिलेगा जिसके खिलाफ कोई केसेस नहीं है, पर लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने के बाद ये इनके सारे केसेस गायब कहाँ हो जाते हैं, वो नहीं सुनने को मिला आज तक। और यानी कि देखने को भी नहीं मिला है कि हाँ, ये सारे जितने भी क्राइम उन्होंने कर रखे हैं पीछे वो जाते कहाँ हैं। हेलो दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में आज ऐसे 14% पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं और उसमें से भी 25% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ तो सीरियस क्राइम रजिस्टर्ड है, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और जैसे कि किडनैपिंग वगैरह। और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता लगा है कि 40% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि 763 में से 306 ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जो कि अभी भी सत्ताधारी हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, फिर भी वो लोग अब ये पोजीशन में बने हुए हैं। और एडीआर की इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही पता लगा है कि लक्षद्वीप ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं इन एमपीज के खिलाफ, और जो कि एमपीज और एमएलए की पोजीशन पे अभी भी बैठे हुए हैं। और यही हाल केवल लक्षद्वीप का नहीं है, साथ साथ में केरला का है जहां पे 29 एमपीज में से 23 एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। और ये लक्षद्वीप और केरला तक ही सीमित नहीं होता है, इसमें बिहार में यही रिपोर्ट 73% है और महाराष्ट्र में यही रिपोर्ट 57% के अकॉर्डिंग है, तेलंगाना में 54% है और दिल्ली में 50% है। यही जहां पर ऐसे एमपी सिटिंग में है जो कि जिनके खिलाफ इतने सारे सीरियस क्राइम जो उन्होंने कर रखे हैं वह रजिस्टर्ड है, फिर भी गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहती क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट में ऐसे घुसे हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरत है इनकी। और यही उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर ये एडमिट करा है कि जितने भी क्राइम हमारे ये चल रहे हैं, सारे के सारे जितने भी फाइल आप वगैरह पुलिस वाला जो उनके घर पर लेके गए थे, जो उनकी एविडेंस करे हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो सब सही साबित हुए हैं। फिर भी ये लोग ऐसी सिटिंग एमपीज की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे देखते हैं कि वो क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और यह क्रिमिनल केसेस केवल एमपी और एमएलए तक ही लिमिटेड नहीं है, ये ऐसी नेशनल पार्टी के अकॉर्डिंग भी लिमिटेड है, जैसे कि आरजेडी हमारे इंडिया में एक बड़ी पार्टी है, जानी मानी बिहार की पार्टी है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसको कि आप जानते हैं लालू यादव के नाम जी के नाम से, और उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव। उनके खिलाफ भी काफी सारे केसेस हैं, फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। हाँ, ईडी उनके घर तक तो पहुंचाई जाती है, अभी उसके बारे में बात करेंगे कि ईडी केवल किसके घर तक जा रही है, क्योंकि केस ऐसे भी हैं जो काफी लोग ने करे हैं, बट किसी पार्टी में आने के बाद वो ऐसा धुल जाते हैं कि जो केसेस पहले से थे गायब हो जाते हैं। और अगर क्राइम की बात आती है तो केवल ये जो जितने भी 27 स्टेट्स रह गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए आप, सबसे पहले टॉप पे नाम आता है यूपी का, क्योंकि क्राइम का नाम आए और यूपी का नाम ना आए ऐसा चले ही नहीं सकता। हाँ, हालांकि ये जो मैंने क्राइम बताए ये छोटे मोटे क्राइम हो सकते हैं, क्योंकि यूपी में क्राइम छोटा नहीं होता है, यूपी में क्राइम होता है बहुत बड़ा, यानी कि डायरेक्ट ही खत्म करने वाला, कि अटेम्प्ट टू मर्डर भी छोड़ दो, डायरेक्ट मर्डर करेंगे। और इसी की सीरीज में यूपी ही नहीं, बाद में आता है असम एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो एडीआर की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग यह पता लगा है कि यहाँ पर क्राइम किसी भी मेल पर्सन के खिलाफ नहीं होता है, यहाँ क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन। जो भी आपने संदेश खाली में भी अभी देखा होगा कि खान साहब को कैसे उठाकर लेके जा रहे थे, फिर भी वहां के जो पॉलिटिशियंस थे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट औरतों के ऐसे यानी कि वुमेन्स के ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट उसे बचा रही है तो दैट्स द अनफेयर थिंग। अगर क्राइम्स इतना ये लोग करते हैं तो इनके अकाउंट में बैलेंस इतना होता है जितना आपके 10 नंबर फोन के होते हैं उससे भी कई गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो इनके अकाउंट में आपको मिलेगा। हालांकि अकाउंट में ज्यादा नहीं रखते हैं, हाँ, तकिया के नीचे, गद्दों के नीचे, टॉयलेट में तो ये लोग बहुत रखते ही रखते हैं। ईडी वही चीज खोजती है, लेकिन क्या चीज खोज रही है ईडी आज, आप खुद जान सकते हैं। और किसको खोज रही है, और जहां ज्यादा है वहां नहीं खोज रही है। और जब 4001 एमपीज की एसेट्स को जब एनालाइज करा गया तो उसमें से 2% ऐसे, यानी कि उसमें से 88 ऐसे एमपीज थे जिनके एसेट्स बिलियंस में थे। यानी कि एक पॉलिटिशियन पार्टी का जो भी एक एमपी या एमएलए है, वो जहां एक नॉर्मल फैमिली से आता है और उसके पास बिलियंस में पैसा मिल जाए, तो आप समझ के देखिए कि उसने कितना कहाँ झोलमाल करा है। वो पैसा किसी और का नहीं है, वो पैसा आप ही का है, बट वो कैसे किसी को यूज हो रहा है और कौन यूज कर रहा है वो आप भी जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो पॉलिटिशियन पार्टी होती है इन लोगों को, यानी कि जो क्राइम्स करके आ रहे हैं उनको टिकट ही ना दें, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन लोग को वोट ही ना दें। बट उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इस चीज के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है, पर लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। 1999 में एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक पीआईएल दर्ज करी दिल्ली कोर्ट में, तो दिल्ली कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। और कुछ ही दिनों के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी इन लोगों ने एक पीआईएल दर्ज कर दी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ,
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को जो पॉलिटिशियन पार्टी ने डाली थी उसको खारिज भी कर दिया। तो ये कोई केस तो वहीं का वहीं खत्म हो गया था। और ऐसा देखने को पहली बार हमारे इंडिया में मिला कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब वो एक हो गई। जो एडीआर ने ये पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है, इसके खिलाफ वह धरना प्रदर्शन करेंगे। और जितने भी इनके गुंडे मवाली जो उन्होंने पैदा कर रखे हैं काफी सारे, जो उनकी रैलियों में आपको काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, वह एडीआर के खिलाफ काफी अगेंस्ट वॉल्यूशन करने लग गए। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कितना भी छुपा लें, लेकिन इंसान आज यानी कि जो जनता है वह पागल नहीं है, वो जानती है। हर किसी को पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है। ये आप शायद इस 2024 के इलेक्शन में जान भी गए होंगे। जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ है उसमें केवल एक छोटी सी पोस्ट के लिए वह 8 वैलिड वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो इस बड़े इलेक्शन के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, तो सोचिए आप। ये सारी पार्टी एडीआर की इस अपील के लिए तो चलो एक साथ आ गई, लेकिन जब हमारा देश में उरी अटैक हुआ और हमारे जो कोई टेरर अटैक होते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ क्यों नहीं आती हैं? कि केवल क्या केवल ये पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद वही करती हैं जो इनका करने का दिल करता है? यानी कि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मेरे पास पैसा रहे और चाहे किसी के पास रहे या ना रहे, हमारा देश चाहे कैसे भी चले, वी डोंट बॉदर। पर आप खुद सोच के देखिए, हम अपने लोगों में से ही किसी एक पर्सन को आगे चुन करके भेजते हैं कि वो हमारी सेवा करेगा, हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो आगे पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा, हम जो हमारे क्रिमिनल्स हैं कि वो हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो प्रोटेक्ट तो वो खुद हो रहा है, वो हम लोग से प्रोटेक्ट हो रहा है कि हाँ जिनमें से मैं निकल के आया हूँ, मुझे इन लोग की जरूरत नहीं है। केवल बस वही तक है, 5 साल में एक बार जरूरत पड़ेगी, उसके बाद 5 साल तक मैं राज करूंगा, उसके बाद इन्हें भूल जाऊंगा। केवल याद आएगी 5 साल बाद। बीच में जो 5 साल है ना वो आपको जानता है, आप तो चुन लिया है उन्हें, आपने तो 5 साल के लिए चुन लिया, तो आप तो झेलोगे ही झेलोगे, लेकिन उसका तो मोटिव ही डिफरेंट है। एंड यू नो ऑल्सो। और ये चीज आकर के वहां खत्म हो जाती है कि सपोज किसी ए पर्सन ने किसी पॉलिटिशियन पार्टी के कोई भी एमपी एमएलए है उसके अकॉर्डिंग केस करा कि हाँ इन्होंने क्रिमिनल कुछ करा है, कोई क्राइम इन्होंने कमिट करा है, तो वो केवल उन्हें पनिशमेंट तब मिलती है जब फाइनल जजमेंट आता है। हालांकि ये लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सही है, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ कि आप किसी भी निर्दोष पर्सन को जब तक वो साबित नहीं होता है कि ये एक क्राइम था, ये एक्यूज्ड है, तो आप तो उसे तब तक पनिश नहीं कर सकते हो। और मैं यहाँ जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, जुडिशरी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। पर ये सब चीजें आम जनता के सामने जब आती है, यानी कि सपोज कोई एक्स पर्सन रामू है, उसके खिलाफ कोई भी एक अंडर ट्रायल चल रहा है, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर बंद है। आज लाखों कैदी ऐसे हैं जो कि विदाउट फाइनल जजमेंट के आज वो जेल के अंदर बंद है। और ये जो फैसिलिटीज होती हैं एसी रूम वाली फैसिलिटीज, ये केवल पॉलिटिशियन पार्टीज के जो एमपी एमएलए होती हैं उन्हीं को ही मिलती हैं, कि केवल जब फाइनल जजमेंट आएगा तभी उन्हें बंद करा जाएगा, और शायद तब भी ना बंद करा जाए, क्योंकि उनके जो गुलाम होते हैं पुलिस वाले ये नीचे, वो तो भैया काम करेंगे ही करेंगे। चलिए बात आती है किसी भी इनोसेंट पर्सन को चुनने के लिए कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज में किसी एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करें जो कि नॉन क्रिमिनल है। तो ऐसे कैंडिडेट हमारे इंडिया में खड़े ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये नॉन क्रिमिनल्स लोग जो है, जो कि इनोसेंट पर्सन है, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। किसी इलेक्शन में खड़ा भी होना चाहते हैं तो ये उन्हें रोक देते हैं। यानी कि जितने भी लोग चुन करके जाते हैं वो यानी कि क्रिमिनल तो करके ही जाते हैं। और आज ऐसे ही आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, आप गूगल पर अगर सर्च भी करेंगे तो ऐसा कोई एमपी एमएलए मिलेगा जिसके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। पर लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने के बाद ये इनके सारे केसेस गायब कहाँ हो जाते हैं, वो नहीं सुनने को मिला आज तक। और यानी कि देखने को भी नहीं मिला है कि हाँ ये सारे जितने भी क्राइम इन्होंने कर रखे हैं पीछे, वो जाते कहाँ हैं। हालांकि एक वॉशिंग मशीन अभी रिसेंटली आई है जिसमें कि ये क्रिमिनल पॉलिटिशियंस जो एक साइड से जाएंगे और दूसरी साइड से बिल्कुल साफ सुथरे होकर के निकलते हैं। आप जानते भी होंगे उस वॉशिंग पाउडर को भी और वॉशिंग मशीन को भी कि वो किसकी जनरेशन है। कि सपोज वो किसी ए पार्टी में है तो उसके पास बहुत सारे क्राइम्स है, यानी कि उसके ऊपर इतने कह सकते हैं घिनौने घिनौने क्राइम्स हैं कि वो उसे कभी भी साबित ही नहीं कर पाएगा कोर्ट में कि हाँ ये मैंने नहीं करा है। और लेकिन जब वो किसी एक ऐसी डोमिनेंस पार्टी के अंदर एंटर करता है, उसके बाद पता नहीं चलता है कि वो क्राइम कहाँ गए। तो ऐसा क्या है इस वॉशिंग मशीन में जो ये सब गायब कर दे रहा है, सारे दाग गायब कर देता है। और ये वॉशिंग मशीन कहीं आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। आप गलत काम करिए, पॉलिटिक्स में जाइए, उसी पार्टी में जाइए, वहां जाने के बाद आपके सारे क्राइम जो भी आपने करे हैं वह सब गायब हो जाएंगे और आपको एक डोमिनेंस पोस्ट तो मिल ही जाएगी।
और एडीआर की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि जितने भी ये क्राइम कमिटेड पॉलिटिशियंस होते हैं उन लोग के जीतने के चांसेस किसी भी इलेक्शन में 3 गुना ज्यादा होते हैं उन नॉन क्राइम कमिटेड कैंडिडेट से भी, क्योंकि क्राइम कमिटेड पॉलिटिशियन के पास पावर होती है, मनी होती है और मसल्स तो होती हैं, यानी कि वे अपनी इन तीनों शक्तियों को यूज करके लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकता है और फाइनेंस तो वह कमिट कर ही सकता है। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए, केवल कि उसकी रैली हो, रैली में बहुत भीड़ हो, उसके पास पॉलिटिकल फंडिंग हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो जिसको वो एडवर्टाइजमेंट कर सके। तो यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई एक बंदा तो ये कर नहीं सकता है, कहीं से निकाल नहीं सकता है, पर लेकिन ये काम वह करवाता है इन क्रिमिनल लोगों से जो कि क्राइम करके इस पॉलिटिकल पार्टी में एंटर होते हैं, क्योंकि जहां बात पैसों से नहीं बनती है वहां बात मसल से बन जाती है। तो ये इन क्रिमिनल लोगों को पहले से ही पता होता है कि लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा करनी है, कैसे फर्जी वोट पड़वाना है। और ये हमारे देश में आज मुझे लगता है कि ना के बराबर ही है जहां पर अच्छी वोटिंग होती हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी ऐसा देखने को मिला है कि जहां पर की वोटिंग बैग ही उठा करके गायब हो जाता है और पंचायत इलेक्शन के वोट के बॉक्स को ही जला दिया जाता है। तो ऐसी जगह पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये फेयर इलेक्शन होगा कहीं पर। और पहले तो ये लोग क्या करते थे कि केवल बूथ कैप्चरिंग कर लिया और लोगों की भीड़ जमा कर दी, अपने कुछ टट्टुओं को वहां खड़ा कर दिया, लेकिन आजकल इन लोगों का वर्जन अपग्रेड हो गया है और ये क्राइम कमिटेड कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज के ये पहली पसंद होती हैं। चलो ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का जुमला हुआ कि हाँ कैसे किसको फंसाना है, पर लेकिन आज हमारे देश में कास्ट को देख करके, रिलीजन को देख करके, क्रीड को देख करके ही हमारी जनता एक ऐसी नेचर में आ गई है कि वो उसी को वोट देती है, क्योंकि उसके पास कोई एक ऑप्शन ही नहीं है, कोई एक इनोसेंट पर्सन का, यानी कोई इनोसेंट कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि वो तो खड़ा हो ही नहीं पाता है कुछ देर में, या तो कुछ दिन में वो गायब हो जाता है, क्योंकि जो भी डोमिनेंस पार्टी होती है वही अपना वर्चस्व जमाना चाहती है कि हमारी पार्टी ही डोमिनेंस में रहे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। और ऐसी उम्मीद अगर नहीं चाहते हैं आप आगे आने वाले भविष्य में, तो आप अपना वोट उसको दीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसको आप समझते हो कि ये मेरे लिए कीमती है और ये हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज आजकल किसी को अगर एफआईआर भी करानी है, अगर वो पुलिस थाने में जाएगा तो शायद उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, पर लेकिन अगर उसी की कास्ट का कोई एक एमपी या एमएलए है, अगर वो उसके पास जाएगा कि सर मुझे ये दिक्कत है, शायद वो एमपी एमएलए उसकी बात भी सुन ले। पर क्या भरोसा है कि आपकी बात वो सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि 5 साल तक उसे आपकी जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद जब इलेक्शन दोबारा होगा तब उसकी जरूरत पड़ेगी कि 5 साल तक तो आप ध्यान रखोगे, उस 2-4 महीने के दिनों में वो ध्यान रखेगा, बस दैट्स एन इनफ। देखिए इन क्राइम कैंडिडेट्स को जीतने के लिए केवल ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ये एक सिंपल सा फंडा है कि सपोज आप एक एरिया डिसाइड कर लीजिए और उस एरिया में आप फोकस करिए जो भी मेजोरिटी कास्ट है उसके ऊपर, और उसके सपोर्ट में आप बोलने लगिए और उनसे कह दीजिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे पास आइए, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वह मेजोरिटी जो कास्ट है वो आपके बिलीफ में और फेथ करने लगेगी। और कुछ ही समय के बाद क्या होगा कि जो मेजोरिटी कास्ट होगी और अनदर कास्ट के बीच में तो कन्फ्लिक्शन तो होना ही होना है। तो आपको एक क्या मिल जाएगा, फेथफुल बिहेवियर मिल जाएगा कि हाँ ये जो मेजोरिटी पार्टी है वो मुझे ही सपोर्ट करने वाली है, मुझे ही वोट करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या चॉइस करती है कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ तो पावर है, ये इतनी बड़ी कास्ट क्रीड को इस कास्ट क्रीड से लड़वा सकता है, तो ये इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने क्रिमिनल कैंडिडेट से ही आप लोग को लड़वाती हैं और उसी के मुताबिक इनको वोट मिल जाता है। और ये जो पर्सन होता है ये बहुत ही उन लोगों के करीब होता है जो उसे जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी करती क्यों है, तो उसका सिंपल सा रीजन यह है कि इन लोग को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे सपोज अभी 2024 के इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इन लोग को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सपोज अपने बैनर लगवाने के लिए, झंडे लगवाने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए इनको पैसा चाहिए होगा। और पैसा कैसे आएगा, पैसा किसी भी व्हाइट मनी के रूप में तो इनके पास आता नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा इंसान नहीं है जो इन्हें इनकी हक के लिए कुछ पैसा दे दे। पर आप देखिए कि 2019 के इलेक्शन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करा है इस बीजेपी पार्टी ने केवल एक 2019 के इलेक्शन को जीतने के लिए। अब ये 50,000 करोड़ रुपए आया कहां से। और इंडिया आज एक ऐसा देश निकल करके आ रहा है जहां पर वह इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, इवन यूएसए से भी ज्यादा पैसा खर्च करता है।
तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट इलेक्शन कहाँ होता है, दैट्स इंडिया। मुझे आप ये बात बताइए कि एक इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देगा क्यों? कोई इतना हरिश्चंद्र तो है नहीं कि वो अपनी सारी धन संपत्ति इनको दे दे, वो इनसे प्यार करता है, क्या करता है, आई डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट नो। हर इंसान ये चाहता है कि मैं अगर किसी चीज को उसे फेवर कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले में कुछ मिलेगा। अब सपोज मान लीजिए अडानी ग्रुप ने इतना पैसा दिया है तो उसको भी इतने सारे टेंडर क्यों मिले हैं? उसका भी तो कुछ रीजन रहा होगा ना, तभी तो उसको इतने सारे टेंडर मिले हैं। जब कोई इंसान पैसा दे रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि ये तो नेपोटिज्म को ही बढ़ावा दे रहा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद एक डोमिनेंस पोजीशन में बैठती हैं तो जो सिस्टम पूरे हमारे इंडिया में है वो तो इनके अकॉर्डिंग ही चलना है कि किसका ट्रांसफर कहाँ करना है, किसकी चीज कहाँ करनी है, किसका कहाँ करना है। और ये लोग सबसे ज्यादा चिढ़ते उन लोगों से हैं जो इनके इलेक्शन के टाइम पर इनके बीच में बाधा डालते हैं। जैसे कि कुछ ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह ऑफिसर्स हैं, जो इनके इलेक्शन के टाइम पर इनसे कुछ आनातानी कर लेते हैं तो सबसे पहले ट्रांसफर उन्हीं का होता है। यानी कि इन्हें जिससे दिक्कत होती है सबसे पहले उसी को भगाते हैं कहीं ना कहीं, और उसको ऐसी जगह डाल देते हैं जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज ऐसे 144 पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो कि 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। और अगर पॉलिटिशियन की बात यहीं आती है तो यहाँ 47,000 पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो कि 15,000 पॉलिटिशियंस के सिक्योरिटी के रूप में लगे हुए हैं। यानी कि उन आम जनता लोगों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टी को जिनको हमने अपनी में से ही चुन करके भेजा है उनकी अहमियत ज्यादा बढ़ गई है क्या? नहीं ना, वो भी तो हमारी तरह ही है। हाँ, डोमिनेंस पोजीशन में बैठे हुए, दैट्स अनदर थिंग, बट है तो हमारे अकॉर्डिंग ही। जब हमने वोट दिया है तभी तो आगे गए हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 75% इंडियंस हमारे ऐसे हैं जो कि पुलिस पर भरोसा ही नहीं करते हैं। यानी कि अगर सामने से पुलिस आती है तो वो उन लोगों को वो सेफ फील नहीं करते हैं, वो फील करते हैं कि हाँ हमें इनसे कुछ दिक्कत होने वाली है। भले से हाँ, अगर कोई गाड़ी चला रहा है उसके हेलमेट नहीं है तो वो चुपचाप से अपनी रास्ता मोड़ लेता है, दैट्स अनदर थिंग, बट फिर भी यह सोचने वाली बात है कि पुलिस को देख करके डरना नहीं होता है, पुलिस को देख करके आपको सेफ फील करना होता है। और पॉलिटिशियन पार्टी से इस सिस्टम को इतने बिगाड़ देती हैं कि पुलिस भी इनके अकॉर्डिंग चलती है बाद में। और आज 15 से 16 साल के बच्चे को ये पता है कि आईपीएल का सट्टा कहाँ लगता है या ब्लैक में दारू कहाँ मिलती है, तो क्या इन पुलिस वालों को नहीं पता होगा कि ये सब चीजें कहाँ बिकती हैं और कहाँ से मिलती हैं? और जिन पुलिस वालों को यह पता भी लगता है तो ये पॉलिटिकल पार्टी उनका ट्रांसफर करा देती हैं, और ऐसी जगह कराती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हम लोग को ही पॉलिटिक्स में घुस जाना चाहिए, तो ये भी आपकी एक भूल होगी, क्योंकि ऐसे जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनका पॉलिटिक्स में जाना शायद सपना ही रह जाता है। क्योंकि मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी आज यूथ पॉलिटिशियन बन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा ही है, और इतना रहा है कि वो बहुत तगड़ा है। यानी उनको डिफीट करना एक इनोसेंट पीपल के लिए या फिर जो भी एक नॉन पार्टी कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और 1947 के बाद से, यानी कि आजादी के बाद से, केवल 0.5% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। और हमारे गांव के लोग जितने बच्चे होते हैं वह क्या उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें आर्मी में जाना है। लेकिन अब तो उनके अंदर भी ये चीज कम हो गई है, क्योंकि ये 4 साल वाला कॉन्सेप्ट ले आए हैं। ये 4 साल वाला कॉन्सेप्ट उन डेवलप्ड कंट्रीज में चल सकता है जो कि आज भी डेवलप्ड है, और लेकिन हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों को चाहिए होता है एक सिक्योरिटी जॉब। लेकिन ये सिक्योर जॉब को ही खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज प्राइवेटाइजेशन से नहीं चल सकती है। और आज ऐसी सेलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके मैनिफेस्टो में केवल वही चीज लिखी होती है जो कि रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड होती हैं, या फिर फाइनेंस से भी बहुत कम रिलेटेड होती हैं। लोगों को भी यही फर्क पड़ता है कि रिलीजन में क्या हो रहा है, राम मंदिर कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, बाबरी मस्जिद हट रही है नहीं हट रही है। लोगों को ये मतलब नहीं है कि मुझे कौन सा कैंडिडेट चुनना है जो कि बेस्ट होगा मेरे कंट्री के लिए, केवल मतलब है उन्हें रिलीजन से, कास्ट से। और ये चीज हमारे इंडिया को बैकवर्ड में लेके जा रही है। तो आप इस चीज को रोकने के लिए आप अपना जो कीमती वोट है उस कैंडिडेट को दो जो आपके कंट्री को सेव कर सके, जो आपको सेव कर सके। किसी भी क्रिमिनल कैंडिडेट को सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पहले से बहुत बड़ी आर्मी है, वो तो खुद ही सेव्ड है ना। आपको उसे सेव करने की क्या जरूरत है? वो तो कहीं चोरी करेगा, कहीं मर्डर करेगा, कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर करेगा, उसके पास पैसा आ ही जाएगा। लेकिन उनको रोकने के लिए आपको एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जो आपके लिए काम करे, जो आपकी स्टेट की, आपकी कंट्री के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करे।
सो थैंक यू। मेरा कहना सिर्फ आज इस वीडियो में यही है कि आपका जो वोट है इस 2024 इलेक्शन में उस कैंडिडेट को दीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंटली आपके देश को बचा सकता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी तो बहुत कम ही देखने को मिल रही है। और ये जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं खुला बोल रहा हूँ कि ये चाहती है कि वन नेशन वन पार्टी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आपका वोट बहुत कीमती है।